हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे वाला पॉइंट एंगल ऑफ कांटेक्ट तो आज स्टार्ट करेंगे, पर आई होप सब जन पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं। देखिए डिफ़िकल्ट टाइम्स है, हम और आप थोड़े से दूर हो गए हैं और ऑनलाइन थोड़ा सा बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर मन नहीं लगता। कई कभार मन नहीं लगता है, ये आप फील करें कि मैं आपके साथ हूँ, आपके नज़दीक हूँ और उस तरह से पढ़ाई कीजिए। देखिए ये जो डिफ़िकल्ट टाइम्स है, इसी में से ही जो मेहनत करता है वो दूसरों से आगे निकलता है। देखिए जब लॉकडाउन नहीं था, सब लोग पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे, तो रेस क्या चल रही थी? इवन चल रही थी। अभी जो है मुझे पता है कि 75% बच्चे कैसे हो चुके हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो रही है, पर जो बाकी के 25% पढ़ेंगे अभी, वो इनसे काफ़ी आगे रेस में निकल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? पहले कैसे था, सब लोग पढ़ रहे थे, सबके क्लास चल रहे थे, सबके टीचर प्रेशराइज कर रहे थे। अभी भी टीचर्स तो अपने, हर एक टीचर तो चाहेगा कि उनके बच्चे क्या करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। पर क्या हो जाएगा कि जो बच्चे देंगे पढ़ाई पे ध्यान, अभी चांस है कि उनका जो जंप होगा वो बाकी बच्चों से काफ़ी हाई होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन ये डिफ़िकल्ट टाइम्स में बिल्कुल ही आपके पढ़ाई पे जो है हैम्पर नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ाई पूरी पूरी करनी चाहिए। और बाकी यानी रेस में हमको दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे जाने का चांस अभी मिला हुआ है, तो उसको ग्रैब जो भी करेगा डेफिनेटली वो दूसरों से आगे निकल सकता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो यानी छोटे से वो क्या बोलते हैं, ब्यूरेट्स रहते हैं, टेस्ट ट्यूब टाइप, देखा है? तो टेस्ट ट्यूब टाइप जो केमिस्ट्री के हमेशा लैब वाले होते हैं, आपको बोलते हैं रीडिंग आप लो तो लोअर मिनिस्कस से लो। आपने देखा होगा कि पूरा अगर बीकर होगा तो जो मिनिस्कस होता है, यानी जो लिक्विड की सरफेस होती है, उसको मिनिस्कस बोलते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा शेप में होता है। देखिए शेप कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बोलता हूँ। या मान लीजिए एक मैं ग्लास सरफेस लूँ और ड्रॉप उस पे पानी का ड्रॉप रखूँ, तो पानी का ड्रॉप क्या होगा? समवॉट ऐसे शेप आएगा। ये सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए मर्क्यूरी का ले लूँ, तो मर्क्यूरी का मिनिस्कस पता है आपको? वो ऐसे आता है, ठीक है, समवॉट। या अगर मैंने मर्क्यूरी सरफेस पे रखा तो वो ऐसे हमेशा बूंद की तरह रहता है। ये है ग्लास वाटर का इंटरैक्शन, ये है ग्लास मर्क्यूरी का इंटरैक्शन, ठीक है। ग्लास वाटर का इंटरैक्शन, ग्लास मर्क्यूरी का इंटरैक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर हमको। ऐसा सरफेस देखा होगा आपने, देखा होगा कभी भी हमारा जो फ्लोर होता है उसको अगर हम लोग साफ करते हैं तो पानी अभी भी चिपका हुआ रहता है, पूरी तरह सूखता नहीं है, पानी अभी भी चिपका हुआ रहता है। पर मर्क्यूरी अगर कभी आपने लैब में देखा होगा, मर्क्यूरी आपने फ्लोर पे गिराया और मर्क्यूरी को अगर आपने क्या किया, मूव किया, तो पूरा पूरा मर्क्यूरी एक साथ क्या हो जाता है? सरक जाता है, फ्लोर पे कुछ भी नहीं चिपकता। पानी आपने देखा होगा गिराया और पोंछा तो काफी सारा पानी अभी भी फ्लोर पे चिपका हुआ रहता है। और मर्क्यूरी क्या होता है? वो बिल्कुल नहीं चिपकता। एक साथ आप साफ करने की कोशिश करोगे तो पूरा पूरा मर्क्यूरी साफ हो जाता है, एक बूंद भी फ्लोर पे नहीं गिरता है। इसका रीजन वही है कि हम दो तरह के फोर्सेस हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स जो सेम तरह के पार्टिकल्स में आता है, एक होता है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडेसिव। कोहेसिव यानी सेम पार्टिकल्स के बीच में होता है, सेम नेचर वाले पार्टिकल्स में, और डिफरेंट। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि यहां पर एकदम जो सरफेस के नजदीक, इसको मैं थोड़ा सा यानी जूम आउट करता हूं, मान लीजिए ये जो ऐसा सरफेस बन रहा था, यहां पर अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल लूं, ए, समझ में आ रहा है? तो ये ए मॉलिक्यूल पे दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक जो पानी के पार्टिकल्स, कोहेसिव फोर्स, उसको नीचे की तरफ खींचेगा पानी में, और एक होगा एडेसिव फोर्स
जो ग्लास उसको अपने तरफ खींचेगा। दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लास सरफेस और एक कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? तो जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, जब एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट आएगा वो एडहेसिव की तरफ आएगा। ये F रिजल्टेंट है। If adhesive force is more, ये कब है? Adhesive force is more than cohesive force, तब की सिचुएशन है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा? एक मिनट में देख लूं, स्क्रीन में आ रहा है सब कुछ? हाँ आ रहा है। वो आएगा कहां पर? जो रिजल्टेंट है वो एडहेसिव के एकदम नजदीक आता है। ये रिजल्टेंट क्या आएगा? एडहेसिव के एकदम नजदीक आएगा। समझ में आ रहा है? और हमारी जो सरफेस होती है, लिक्विड सरफेस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। एक बात आप रखें, याद रखें, जो लिक्विड सरफेस होती है वो रिजल्टेंट के एकदम नजदीक होती है। तो मान लीजिए पहले पानी ऐसा था, सोचिए, हम देखते हैं ये ऐसे कॉनकेव अपवर्ड्स क्यों बना है। जो एकदम लास्ट वाला पार्टिकल होगा उसका एकदम कोहेसिव फोर्स ऐसा होगा, बराबर है ना? दूसरे का जो कोहेसिव फोर्स, सब जो रिजल्टेंट्स जाएंगे वो एडहेसिव फोर्स की तरफ जाएंगे ना। वो कहां जाएंगे? एडहेसिव फोर्स की तरफ। जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल होगा, सेकेंड वाला पार्टिकल का जो, क्योंकि ये थोड़ा दूर है तो एकदम रिजल्टेंट क्या होगा? एडहेसिव फोर्स की तरफ नहीं होगा, पर थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। तो ये सरफेस क्या हो जाएगी? ऐसे सरफेस इसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। नेक्स्ट का थोड़ा और दूर हो जाएगा, नेक्स्ट का और दूर हो जाएगा, और फाइनली ये ऐसे जो सरफेस है ऐसे चली जाएगी। आप बाकी अगर ये तो डिटेल है, ये आपको क्या होगा आगे पढ़ाया जाएगा, पर सिंपल आप केस सोचिए, अगर एडहेसिव फोर्स होगा, रिजल्टेंट उधर है, तो जो भी ये नजदीक वाले पार्टिकल्स हैं सरफेस के, वो कहां जाएंगे? ग्लास को चिपकने लगेंगे। वो कहां चिपकने लगेंगे? ग्लास को चिपकने लगेंगे, सब वहां क्राउड हो जाएंगे, तो उधर ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए दोनों तरफ से ऊपर चढ़ेंगे तो ये सरफेस ऐसी हो जाएगी। सिंपल चीज, आप ज्यादा डिटेल उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं दूसरे जो चीजें बोल रहा हूं, पर आप एक बात याद रखिए कि अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस ऐसे बन जाएगी। यहां पर भी अगर जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको पानी भी खींच रहा है अंदर की तरफ और सरफेस भी नीचे की तरफ खींच रही है, यहां जो ऊपर वाला पार्टिकल होगा, समझ में आ रहा है, उसको पानी भी खींच रहा है, सरफेस भी खींच रहा है। तो सरफेस, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है ग्लास का, ये ग्लास सरफेस ही है, एडहेसिव फोर्सेस ग्लास के ज्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा? पानी फैलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो बूंद हमने ऐसे रखी थी वो क्या हो जाएगी? दब जाएगी नीचे और ऐसे फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? सरफेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज एडहेसिव फोर्स इज मोर, इजंट इट? ग्लास का एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, इजंट इट? यहां ग्लास और एयर का नहीं देख रहे हैं हम लोग, जो पहला देख रहा था वो एयर का देख रहे थे हम लोग, अभी ग्लास और वाटर का देख रहे हैं इंटरेक्शन। वैसे ही मर्क्यूरी का अगर आप ध्यान दोगे तो मर्क्यूरी का कोई भी अगर पार्टिकल होगा, इसको भी मैं अगर जूम इन करूं तो इस पे भी दो फोर्सेस लगेंगे, एक होगा कोहेसिव फोर्स अंदर की तरफ सरफेस के, और दूसरा होगा एडहेसिव फोर्स। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? सभी पार्टिकल्स लिक्विड की तरफ खींचे चले आएंगे, जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ वो दबाव महसूस करेंगे, तो जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेंगे यानी लिक्विड में आने की कोशिश करेंगे, तो कॉर्नर से अंदर आए तो बीच का पार्ट ऑटोमेटिकली लिफ्ट अप हो जाएगा और सरफेस ऐसे कॉनकेव दिखेगी। समझ में आ रहा है? ये जो सरफेस है पहले ऐसी थी फ्लैट, इजंट इट? यानी होती नहीं है फ्लैट, पर जस्ट भरने, जब हम भरेंगे तो ये फ्लैट होगी, पर इसके कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, तो ये जो कॉर्नर वाला जो लिक्विड है
यहां से लेकर यहां तक वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए साइड वाली चीजें अंदर गई तो बीच वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। सिंपल चीज। तो ये सरफेस ऐसी दिखेगी आपको। तो ये होता है किसके किसके बीच में इंटरैक्शन, ग्लास और मर्क्यूरी के। और ये केस कब पॉसिबल है, जब कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स। तो कहने का मतलब जो सरफेस कांटेक्ट में होती है दूसरे के, तो वो ऐसे भी हो सकती है कोहेसिव, कॉन्केव अपवर्ड्स, ये कॉन्केव डाउनवर्ड्स भी हो सकती है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इसी से ही डिफाइन होता है। तो जैसे भी सरफेस बनी, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसी सरफेस बनी है वाटर और इसके केस में, और यहां पर ऐसी वाली सरफेस बनी है, तो बोला क्या जाता है, ड्रॉ अ टेंजेंट अलोंग द सरफेस, ड्रॉ अ टेंजेंट अलोंग द सरफेस ऑफ इंटरैक्शन एट द एंगल इनसाइड द लिक्विड। अभी दो एंगल बन रहे हैं ना, ये बड़ा वाला भी एंगल बन रहा है, ये छोटा वाला भी, ये मान लो θ1 भी बन रहा है, ये θ2 भी बन रहा है। तो कौन सा एंगल लेना है, विच इज इनसाइड द लिक्विड, यानी θ1। Draw the tangent along the surface and angle inside the liquid is known as angle of contact। यहां पर भी ये सरफेस है, इसके along ऐसे टेंजेंट बनाएंगे तो ये बनेगा टेंजेंट। ध्यान से देखिए, तो फिर से दो एंगल बन रहे हैं, ये θ1 बड़ा वाला, θ2 छोटा वाला। अभी आप बताओ इनसाइड द लिक्विड कौन सा है, θ1। ये अगर ऐसे बन रहा है तो इनसाइड द लिक्विड ये है, इनसाइड द लिक्विड ये है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये क्या कहलाएंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पर भी देखिए ऐसे बनेगा, इनसाइड द लिक्विड कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पर सरफेस ऐसी है, ये है ना इंटरैक्टिंग सरफेस, ध्यान दीजिए, यहां पर इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल ये था इंटरैक्टिंग सरफेस, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे बनेगा इस सरफेस पे। समझ में आ रहा है, इंटरैक्टिंग सरफेस ये है ना, ये मॉलिक्यूल ये है, तो वाटर यहां पर सब इंटरैक्शन हो रहा है इस वाले सरफेस पे, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होगा। तो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से, तो थीटा कैसे आ रहा है, लेस देन 90, यानी एक्यूट। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और दूसरी बात, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव से, तो एंगल क्या आएगा, ग्रेटर देन 90, यानी ऑब्ट्यूज। समझ में आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज क्या आता है, ग्लास और मर्क्यूरी में, और एक्यूट कहाँ आता है, ग्लास और वाटर में। समझ में आ रहा है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब भी इंटरैक्टिंग सरफेस होता है, तो इंटरैक्टिंग सरफेस में, इंटरैक्टिंग सरफेसेस में क्या होता है, दो अलग अलग मटेरियल के सरफेस इंटरैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एडहेसिव फोर्स भी लगता है, कोहेसिव फोर्स भी लगता है। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट लाई करेगा वो सरफेस के अंदर जाएगा, उसका रिजल्टेंट सरफेस के अंदर जाएगा। रिजल्टेंट सरफेस के अंदर गया यानी क्या, सभी मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझ में आया। तो सरफेस की तरफ इधर सब क्राउड हो गए तो इधर से ऊपर चढ़ जाएगा लिक्विड, सब इधर क्राउड हो जाएंगे तो इधर ऊपर चढ़ जाएगा दोनों तरफ, और बीच में डिप्रेशन आएगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है जैसे इस वाले केस में, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो लिक्विड के अंदर आएगा, यानी सभी पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो कॉर्नर से लिक्विड के अंदर आ गया तो बीच में वो राइज अप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास और मर्क्यूरी का इंटरैक्शन है। और लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द meniscus and the angle inside the liquid, ये word important है, inside the liquid is known as angle of contact। और acute कब होता है, obtuse कब होता है, दोनों पॉइंट्स मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, पहले ये लिख लीजिए तो फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, कुछ दूसरी चीजें बताता हूं मैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर, प्योर वाटर बोल सकते हो आप, प्योर वाटर एंड ग्लास इज 0।
यो एंगल ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0 का मतलब ऐसा है सरफेस, नहीं ऐसा नहीं है सरफेस, ठीक है। ऐसा रहेगा तो टेंजेंट इंटरैक्टिंग सरफेस टेंजेंट ऐसे बनेगा ना सरफेस के अलोंग, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाई साहब। अगर एंगल 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 यानी परफेक्ट हेमिस्फीयर, परफेक्ट हेमिस्फीयर। अरे अच्छा, ये एकदम जो है एकदम परफेक्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एंगल ऐसे बनाओगे, आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस है एकदम, यहाँ से अगर आप बनाओगे टेंजेंट तो वो अलोंग द सरफेस ही जाएगी, तो एंगल 0 आएगा। एंगल क्या आएगा, 0। परफेक्ट हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। कई बार जो टेक्स्ट बुक में और छोटी छोटी बातें लिखते हैं, मान लीजिए ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ए है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक क्या लगेगा, एडेसिव फोर्स ग्लास का लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या लगेगा, यहाँ टी भी लिखते हैं, T1 T2 T3 से भी डिनोट करते हैं। दूसरा क्या लगेगा, अंदर की तरफ, यहाँ पर तो सब वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, तो जो वाटर का फोर्स लगेगा वो लगेगा। और तीसरा फोर्स लगेगा एयर मॉलिक्यूल्स का। इस मॉलिक्यूल के ऊपर 3 फोर्सेस लगेंगे, एक वाटर जो अंदर की तरफ खींच रहा है, ग्लास जो उसको सरफेस की तरफ खींचेगा, एयर जो बाहर की तरफ लगेगा, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा Fg इक्वल टू Fw प्लस Fa cos थीटा बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे अच्छा, Fg माइनस Fw अपॉन Fa इक्वल टू कॉस थीटा। कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये मान लीजिए T1 माइनस T2 अपॉन T3 इक्वल टू कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो इससे हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है। अगर कॉस थीटा इससे क्या हो गया, लेस देन 1 आया, यानी एंगल क्या है, थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है। वही सब चीजें जो पहले भी बताई, एक्यूट आया तो फिर ये होगा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव आई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑब्ट्यूज एंगल पकड़ेंगे। पर इतना ये काम का नहीं है, टेक्स्ट बुक में बताया जाता है, इसलिए मैंने बताया है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या है, एक 3 फोर्सेस रहते हैं, ग्लास का मीन्स मटेरियल का, दूसरा लिक्विड का, तीसरा एयर का। उन तीनों को रिजॉल्व करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट है। नेक्स्ट जो चीज है देखिए, प्रेशर। अभी सरफेस के शेप के ऊपर प्रेशर, मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड। अगर आप ध्यान से देखें कि सरफेस अभी 3 तरह के हो सकते हैं, या तो ऐसी प्लेन सरफेस, या तो ऐसी होगी लिक्विड की सरफेस, या फिर ऐसी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सरफेस के जस्ट ऊपर अगर मैं पॉइंट ए लूं और जस्ट नीचे अगर पॉइंट बी लूं, ये एक्चुअली भी बहुत दूर है, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे है। मेरे को आप बताइए कि जो सरफेस टेंशन होगा, 1 मिनट में दूसरा कलर का चौक ले लेता हूं, जो सरफेस टेंशन होगा वो अलोंग द सरफेस होता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो सरफेस टेंशन होगा ऐसे लगेगा, इस तरफ से ऐसे लगेगा सरफेस टेंशन अलोंग दी सरफेस, इजंट इट। तो जो ये सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस,
इसका इसके ऊपर कुछ इफेक्ट है क्या? नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब अगर प्लेन सरफेस होता है तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है ना एडिशनल। अभी यहां पर आप ध्यान दें, अगर मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ए जस्ट ऊपर सरफेस के और ये है एक पॉइंट बी जस्ट नीचे। अभी जो फोर्स लगेगा वो कैसे लग रहा है? ऐसा, ऐसा अलोंग द सरफेस ऐसा लगेगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स, क्या लगेंगे? एफ टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल लगेगा, एफ टी साइन थीटा इस साइड वाले का, एफ टी कॉस थीटा एफ टी साइन थीटा, इस साइड वाले का भी एफ टी कॉस थीटा और एफ टी साइन थीटा लगेगा। समझ में आ रहा है? एफ टी कॉस थीटा लगा, एफ टी कॉस थीटा लगा इस वाले का ऐसा और इस वाले का भी ऐसा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ टी कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, पर ए पॉइंट पे, पॉइंट ए पे अभी एक एडिशनल फोर्स है जो कि है 2ft साइन थीटा। फोर्स है यानी प्रेशर भी है। इसका मतलब क्या है? प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। तो यहां पर क्या है? कॉनकेव सरफेस की तरफ, ये कॉनकेव है ना ऊपर वाली सरफेस, प्रेशर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे भी देखते हैं। मान लीजिए इसको ए पॉइंट मानिए या नीचे वाले को बी मानिए, ऊपर वाले को ए मानिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर फोर्स कैसे लगेगा? ऐसा अलोंग द सरफेस। तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट्स क्या होंगे? एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कॉस थीटा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और नीचे दोनों के एफ टी साइन थीटा फिर से ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर से प्रेशर एट बी अभी बढ़ जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स बी पे लग रहा है ना, तो प्रेशर एट ए विल बी लेस देन प्रेशर एट बी। फिर से बी वाला पॉइंट क्या है? कॉनकेव वाला है, कॉनकेव वाला है ना, कॉन्वेक्स यानी ऊपर वाला, कॉनकेव यानी जहां पर खड्डा पड़ता है। तो खड्डा जहां पड़ता है वहां पर हमेशा प्रेशर, कल भी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था। तो प्रेशर इज मोर ऑन कॉनकेव साइड। हमेशा प्रेशर जो होता है कॉनकेव साइड ज्यादा ही होगा। हमेशा प्रेशर जो होता है वो कॉनकेव साइड ज्यादा, ये आप ध्यान में रखें। प्रेशर इज मोर ऑलवेज मोर एट अलोंग कॉनकेव साइड। आप, आई होप आपको समझा। यहाँ पर फोर्सेस ऐसे लग रहे थे तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कम हो गए पर वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो गए ए पॉइंट पे। यहाँ पर फोर्सेस ऐसे नीचे लग रहे थे तो फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट हो गए, पर नीचे वाला तो एफ टी साइन थीटा प्रेशर बी पे बढ़ा रहे हैं, तो फोर्सेस प्रेशर इज मोर ऑन कॉनकेव साइड। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन मान कहाँ दिखता है? हमेशा ये एक बात है, थिन ट्यूब्स में दिखता है, थिन ट्यूब्स। आपने कई बार फिर से केमिस्ट्री लैब में आप जाते हो तो जो पिपेट होता है, पिपेट देखा है आपने? एक छोटा सा ट्यूब होता है, तो छोटे से ट्यूब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना होता है, तो आप उसमें डिप करते हो तो उस पिपेट में खुद ही क्या हो जाता है? H2SO4 ऊपर चढ़ जाता है और फिर हम क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। यहाँ पर आपने स्ट्रॉज देखे होंगे, हालांकि स्ट्रॉ यूज करना अच्छी बात नहीं है, प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट को वो क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। पर कई बार हमने बचपन से, और मैंने भी अपने बचपन में यूज़ किया है, तब हमको पता नहीं था कि इतना एनवायरनमेंट डैमेज इससे होता है। पर स्ट्रॉज यूज़ नहीं करने चाहिए। पर स्ट्रॉ में भी आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक जब भी आता है तो स्ट्रॉ में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो थिन ट्यूब्स हैं उसमें क्या हो जाता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण थोड़ा लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। द राइज ऑफ लिक्विड
या फॉल भी बोल सकते हैं, कैपिलरी फॉल भी होता है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड थिन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इसको ही कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आज समझाऊंगा प्रेशर डिफरेंस के बारे में, और उसके बारे में हम छोटी सी एक डेरिवेशन भी करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो कैपिलरी एक्शन होता है वो थिन ट्यूब्स में दिखाई देता है, और ये थिन ट्यूब्स में कैसे दिखाई देगा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक वेसल है, उसमें लिक्विड भरा गया है और ये थिन ट्यूब है। हालांकि ये थिन ट्यूब है, इसमें जो ये होगा वो लिक्विड्स इंटरेक्शन के कारण थोड़ा मेरे को शेप एकदम इतना शार्प नहीं होता है, पर आपको दिखाने के लिए मुझे शेप ऐसे बनाना पड़ रहा है। ये एकदम छोटा सा ट्यूब है, स्ट्रॉ टाइप, थोड़ा सा बड़ा बना है आपको समझ सके जैसे। ये लिक्विड भरा हुआ है। अभी पहले तो लिक्विड ऐसा ही था, मीन्स चढ़ा नहीं था, पर ऐसा था। देखिए मान लीजिए मैं 4 पॉइंट पकड़ता हूं, इधर बोलता हूं ए पॉइंट, इधर बी पॉइंट, यहां पर सी पॉइंट, यहां पर डी पॉइंट। ए और सी सेम लेवल पे है, बी और डी सेम लेवल पे हैं। अभी लिक्विड चढ़ा नहीं है, ऐसा है। क्यों चढ़ेगा उसके बारे में देखेंगे। देखिए ए पे और बी पे अभी अभी मैंने बताया, इनका जो लेवल है प्लेन लेवल है। लिक्विड के बीच में ए ऊपर है, बी नीचे है। पहला डायग्राम अभी मैंने आप ड्रॉ किया था इसके पहले वाले एक्सप्लेनेशन में। उसमें तो क्या होगा, सरफेस टेंशन एक दूसरे को काट लेगा, तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, बिकॉज ए एंड बी आर लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है, वैसे ही मैं सी और डी को देखूं तो इसमें सी कहां लाए कर रहा है, कॉनकेव साइड लाए कर रहा है कि नहीं। तो प्रेशर एट सी विल बी मोर देन प्रेशर एट डी। समझ में आ रहा है, प्रेशर एट सी विल बी मोर देन प्रेशर एट डी। ओके, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो जो सी का प्रेशर है और ए का प्रेशर है, दोनों एटमॉस्फेयर में लाइक कर रहे हैं, बरोबर है। तो प्रेशर एट सी ज्यादा है डी से। सी और ए दोनों एटमॉस्फेयर में लाइक कर रहे हैं, दोनों यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ C होगा, और P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ C हुआ। A तो ऑलरेडी B जितना था, तो P ऑफ B विल बी इक्वल टू P ऑफ C विल बी इक्वल टू P ऑफ A। P ऑफ A और B तो ऑलरेडी मिला हुआ था, A और C दोनों सेम लेवल पे एटमॉस्फेयर में, इसलिए P ऑफ C भी सेम होगा। तो यानी A, B और C का प्रेशर सेम हो गया। अगर C का D से ज्यादा है तो A का भी D से ज्यादा होगा और B का भी D से ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर एट B, P of C is greater than D, that means pressure of B is greater than pressure at D। B का प्रेशर D से ज्यादा होगा, और अगर B का प्रेशर D से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑलवेज लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहां से सब लिक्विड यहां फ्लो होगा। कब तक, जब तक दोनों का क्या हो जाए, प्रेशर सेम नहीं हो जाए। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर लिक्विड फ्लो होगा, और जो बीच वाला ट्यूब होगा उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि ये फ्लो हो चुका है यहां से ऐसे। एंड दिस इज नोन एज कैपिलरी राइज। क्या सर आपको ही समझा ये P ऑफ A B? फिर से एक बार मैं बताता हूं। देखिए A और B क्या दोनों प्लेन सरफेस के ऑपोजिट साइड लाइक कर रहे हैं? हाँ सर। तो क्या P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B होगा? हाँ सर। तो इसको लिख लो ना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, A और C दोनों सेम लेवल पे है एटमॉस्फेयर में।
हाँ सर। तो क्या ए और सी का प्रेशर सेम होगा? हाँ सर। तो क्या P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ C भी होगा? हाँ सर। तो A B को भी इक्वल है, A C को भी इक्वल है? हाँ सर। तो क्या होगा? क्या P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ C होगा? डेफिनेटली सर। अरे फिर वही तो बता रहा हूं। और C और D को देखें, C कौन से साइड है? कॉनकेव साइड। तो C का प्रेशर ज्यादा है कि D का प्रेशर ज्यादा है? C का प्रेशर ज्यादा है सर। तो वही तो लिखा है C का प्रेशर D से ज्यादा है। अगर C का प्रेशर D से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली B का भी प्रेशर D से ज्यादा होगा। हाँ सर, वही तो अब मैं बता रहा हूं। अगर B का ज्यादा है D से तो यहां पर हायर प्रेशर जोन है या लोअर प्रेशर जोन है? हाँ सर। तो लिक्विड कहां फ्लो होगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और राइज हो जाएगा बीच में ट्यूब में। हाँ सर, समझ गया। वही तो बोल रहे हैं कि प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए ये ऊपर चढ़ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? समझा आपको? अभी क्लियर है आइडिया कि ये राइज क्यों होता है? समझा? फॉल भी इसी कारण से होगा। फॉल की बारे में हम बाद में देखेंगे, पर राइज इस कारण से होता है। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज कैपिलरी एक्शन ऑफ द लिक्विड। इसका मैंने क्या किया है, आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है कैपिलरी एक्शन का। इसके दो डेरिवेशंस हैं और सम्स हैं, वो फिर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। आप एक बार कैपिलरी एक्शन ध्यान से पढ़ें। अगर फॉल का भी आपको देखना है तो सिंपली क्या हो जाता है, फॉल भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये है तो ये क्या होगा, ऐसा, ये थोड़ा सा प्लेन सरफेस ऐसे होता है। अभी फॉल हुआ नहीं है, अभी होगा आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। तो ये देखिए, फिर से ये A B, ये C, ये D। वैसे ही फिर से मैंने क्या लिखा है, A B C ऊपर लिखा था क्या उधर? तो फिर से A C और B का प्रेशर तो सेम ही रहेगा। रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि A और C सेम इस पे हैं और A और B प्लेन सरफेस के ऑपोजिट साइड है, तो A B C का तो प्रेशर सेम है। अभी यहाँ पर कॉनकेव साइड कौन है? D। अगर D कॉनकेव साइड है तो प्रेशर है D ज्यादा होगा। पहले D का कम आया था, इजंट इट? अभी D का ज्यादा आएगा C से। अगर C से ज्यादा है यानी D का A से भी ज्यादा होगा और B से भी ज्यादा होगा, यानी अभी हाई प्रेशर बेल्ट इधर बनेगा, यानी लिक्विड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी इससे बाहर निकलेगा तो फॉल हो जाएगा। सेम ही कंसेप्ट है, आप एक बार रीड करें। डेरिवेशंस फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कंसेप्ट खत्म करेंगे सरफेस टेंशन का, एंड देन विल मूव टू मूविंग लिक्विड्स। गॉट माय पॉइंट? तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।